नमस्कार, देश और दुनिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले बढ़ते हुए देख लेते हैं कि वे कौन से विषय जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए प्रत्येक पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़। यह महत्वपूर्ण न्यूज़ बीपीएससी कोर्स रिलेटेड है। संस्कृति आईएएस ने आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स शुरू कर दिया गया है और यह कोर्स 4 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो रात को 7 बजे शुरू होगा। तो इस कोर्स में आप सभी लोग को क्या-क्या मिलने वाला है? 500 से अधिक घंटों की क्लासेस जो 1 साल तक वैलिड हैं, जिसे आप असीमित बार दे सकते हैं। आपकी ज़रूरत के सभी नोट्स यहाँ दिए जाएँगे और रोज़ आपको 2 क्लासेस दी जाएँगी, जिनके नोट्स और साथ-साथ में रेगुलर टेस्ट आपके लिए आयोजित किए जाते रहेंगे। तो जल्दी कीजिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए है ये पूरी व्यवस्था, क्योंकि अब 4 सितंबर में बहुत अधिक दिन नहीं रह गए और फीस मात्र 25,000 रुपए है। तो इसी तरफ आगे बढ़ जाइए और जल्दी से आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला विषय जो हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है। पहला विषय है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी बीते दिनों हम लोगों ने बात की थी विंध्यगिरी के बारे में और जो वह विंध्यगिरी युद्ध पोत था उससे संबंधित सभी चीज़ों पर चर्चा की थी। यह उसी सीरीज में अंतिम युद्ध पोत है और इससे संबंधित बातों को जानना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यह बोल दिया गया था कि 1 सितंबर 2023 को इसको अब लॉन्च किया जाएगा। तो कहाँ लॉन्च कर रहे हैं? तो मैसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इस युद्धपोत को अब लॉन्च किया जाना है। इससे संबंधित बातों में हम देखते हैं कि यह जो युद्धपोत है यह 17A शिवालिक श्रेणी जो है उस वर्ग का ही एक युद्धपोत है। यानी कि ये जो श्रेणियाँ होती है ना युद्धपोत की, जैसे कभी भी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उस प्रोजेक्ट के पहले युद्धपोत के नाम से पूरे के पूरी यह श्रेणी पूरी क्लास जानी जाती है। तो यह जो प्रोजेक्ट 17A है इसका पहला युद्धपोत था शिवालिक। तो इसीलिए ये जितने भी युद्धपोत आ रहे हैं, चाहे हम लोग विंध्यगिरी की बात करें या फिर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं महेंद्रगिरी की, यह सभी शिवालिक वर्ग के युद्धपोत के रूप में ही जाने जाते हैं। उनके अपने अपने अलग अलग नाम होते ही हैं जो आपको पता लग रहा है। तो कैसा है यह 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है 17A प्रोजेक्ट का। स्टील्थ युद्धपोत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टर्म है जो जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, देखते समझते नहीं है। बट आजकल हम लोग जितने भी युद्धपोत तैयार कर रहे हैं सभी युद्धपोत स्टील्थ होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि इनको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि कभी भी विपरीत स्थितियों में यह दुश्मन के जहाज़ों से बच सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह आवाज़ नहीं करते, बहुत ही कम साउंड होता है इनका और काफ़ी अच्छे से मूव करने में सक्षम होते हैं यह पूरे के पूरे समुद्र में किसी भी क्षेत्र में। आजकल जिस तरह से भाई सभी की नज़र बहुत अधिक हो रखी है समुद्र के अलग अलग क्षेत्रों पे, बीते दिनों चाइना ने भी अपना नया मैप रिलीज़ किया, भारत के कुछ क्षेत्र सहित इसमें दक्षिणी चीन सागर को भी अपने हिस्से में दिखाया इसने, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा समुद्री क्षेत्र जो है यह अब साझी संपदा नहीं रह गया है और हर देश इसे अपने नियंत्रण में चाहता है। तो इसी क्रम में हमें भी ज़रूरी है कि हम अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करें, नौसेना को मजबूत करें और आने वाले खतरों को, जो संभावित खतरे हैं, उनके विरुद्ध स्वयं को तैयार कर लें। आगे हम पता लगता है कि का जो निर्माण कार्य है यह कार्य मुंबई में हुआ है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जो महेंद्रगिरी नाम इसको हमने दिया है, दरअसल यह नाम एक पहाड़ी का नाम है। यह पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, पूर्वी घाटों पे ये है। तो उसी पहाड़ी से इसको रिलेट किया है और महेंद्रगिरी नाम दे दिया है। इसके अतिरिक्त हमें यह पता लग रहा है कि यह एक जंगी जहाज है, यानी कि बिल्कुल अपने आप में बेस्ट है और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं वह सभी टेक्नोलॉजीज हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पूरे के पूरे शिप को तैयार किया गया है अधिकांश रूप से भारतीय उत्पादों के द्वारा ही। सब चीज़ें इसकी स्वदेशी रूप से बनाई गई है, जितना भी पॉसिबल था एमएसएमई के माध्यम से भी तैयार करवाई है हमने और पूरा प्रयास किया है इसको सफलतापूर्वक भारत में अपने ही स्वदेशी उत्पादों से तैयार करने का। एक जंगी जहाज है, बेहतर स्टील्थ फीचर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है भारत के अब ये सामरिक दृष्टि से। उन्नत हथियार लगाए हुए हैं, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली भी इसमें शामिल की गई है। तो यह सभी इसको एक बेस्ट क्लास का फ्रेट बना देती हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ देखते हैं 17A प्रोजेक्ट के बारे में। तो 17A प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चर्चाओं में रहा है, क्योंकि लंबे समय से इसके तहत ही अलग अलग जहाज़ बनाए जा रहे हैं, उनको लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि अभी इसके अधिकांश जितने भी जहाज़ हैं यह सब अभी प्रायोगिक चरण में, इनको भी टेस्ट किया जा रहा है और ऐसी संभावना है कि वर्ष
24 से 26 के मध्य इन सभी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। एक प्रोसेस होता है, जैसा कि हम लोग का जीवन का प्रोसेस होता है, हम जन्म लेते हैं, फिर हमारा बाल्यकाल होता है, फिर युवावस्था में आते हैं, एक समय वृद्ध हो जाते हैं और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ज़रूरी है कि हम लोग अपना जो साइकिल है इकोनॉमी का, हमारे जो डिफेंस का सेक्टर है, उसका साइकिल भी मेंटेन रखें। हम लोग के जो पुराने जहाज़ हैं, जैसे कि कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, तो पानी में चलते-चलते लगातार वह भारतीय सीमाओं को सुरक्षा तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि हम उनका रिप्लेसमेंट भी तैयार करते रहें। बीते दिनों विक्रांत बहुत अधिक चर्चाओं में था, क्योंकि जो पुराना विक्रांत था, वो काफ़ी दिन पहले ही हम रिटायर कर चुके थे, अब वो काम करने योग्य नहीं रहा था। ठीक इसी प्रकार अभी हमारे वर्तमान में बहुत सारे जहाज़ ऐसे हैं, जिनको जल्द ही रिटायर किया जाएगा और कुछ ऐसे हैं कि बस अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पे ही चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनको रिटायर किया जाएगा, तो रिप्लेस करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उसी रिप्लेसमेंट को फिलहाल हम लोग तैयार कर रहे हैं और लगातार जितना भी हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं यहाँ से, जितने भी युद्धपोत तैयार करवा सकते हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो पूरी परियोजनाएं हैं, 17A स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फैक्ट की परियोजना है। तो जितने भी इसमें परियोजना में शामिल थे जहाज, वह 7 थे और अब यह 7वां और अंतिम जहाज है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। परियोजना शुरू कब की गई थी? वर्ष में शुरू की गई थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टोटल इसमें थे तो 7 शिप, लेकिन 7 में से 3 शिप अलग तैयार हुए और 4 शिप अलग तैयार हुए। कहाँ-कहाँ? तो इसके जो 4 शिप हैं उनको तैयार किया गया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में। और इसके साथ ही यहाँ पर यह पता लगता है कि इसके जो 3 और अलग जो शिप हैं वह तैयार हुए थे कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। महत्वपूर्ण बात है तो याद रखिएगा कि एक ही जगह पर तैयार नहीं हुए हैं, इनको मुंबई और कोलकाता में तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सभी जो युद्धपोत हैं, उन सभी को डिज़ाइन किया गया है हमारे युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। भारतीय नौसेना का अपना खुद का ये है युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो है। और हम पहले जो थे, हम चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम बनाने में सक्षम नहीं थे, तो हम पूरे के पूरे सिस्टम को ही, पूरे के पूरे शिप को खरीदा करते थे। बट फिर एक समय ऐसा आया कि जब हम इस तरफ आगे बढ़े, तकनीकों को समझने लगे, खुद बनाने लगे, फिर हमने सोचा कि ठीक है, अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, खुद करेंगे जितना हो सकता है। तो अब डिज़ाइन भी हम खुद बनाते हैं और शिप भी हम खुद ही बना रहे हैं, सारा काम भारत में हो रहा है। जितने भी जहाज़ में उन्नत उपकरण हैं और प्रणालियाँ हैं, उनको लगाया गया है और 75% ऑर्डर जो है इसके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के द्वारा तैयार किए गए हैं। इसमें जितने भी शामिल हैं, अधिकांश स्वदेशी प्रतिष्ठान शामिल हैं, जो हमें 75% के रूप में दिख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण उपलब्धि है हम सभी लोगों के लिए ये। और इसके जो जितने भी युद्धपोत हैं अभी अलग-अलग चरणों में चल रहे हैं। 2024 से 26 तक इनको शामिल किया जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो गया है, अब यह 17 है। इतना ही नहीं, इस सीरीज़ के जितने भी ये शिप्स हैं, वह सब भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनको अलग-अलग समय में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इसी क्रम में ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक पे खास नज़र रखें। आने वाले एग्जाम में संभावनाएं हैं, प्रश्न बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, ताकि ईजी टू रिवाइज आप लोग के लिए सारा मामला हो जाए। बात क्लियर है सभी को? तो जैसे कि एक प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में इस खंड से पूछे जाने की संभावना है, तो एक प्रश्न हम आपसे अभी पूछ लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं। एक प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट कर दीजिए। और मैं रेगुलरली चेक कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। कई लोग थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं कि मैं देख रहा हूँ या नहीं, बट जो आपके कॉमेंट पर फर्स्ट लाइक आता है वो मेरी तरफ से ही होता है। तो मैं रेगुलरली चेक करता हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और इसके अलावा आपके जो और रिव्यूज़ होते हैं वह सब भी मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे दूसरी न्यूज़ की तरफ। यह न्यूज़ बता रही है हमें हॉलो गांपार गिब्बन अभयारण्य के बारे में। एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है गिब्बन्स का, और चर्चाओं में आ गया। चर्चाओं में क्यों आया? क्योंकि जो गुवाहाटी में प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने हाल ही में अपना एक विचार दिखाया। विचार यह है कि भाई यह जो हॉलो गांपार गिब्बन अभयारण्य है, एक्चुअल में है तो ये एक ही अभयारण्य, बट क्या हुआ है कि यह जो अभयारण्य है, इसके बीच से एक रेलवे लाइन गुजरती है। यह रेलवे लाइन 1.65 किलोमीटर लंबी है। इस वजह से क्या होता है कि ये रेलवे लाइन इस पूरे अभयारण्य को 2 भागों में बांट दे रही है, और आधे गिब्बन उधर, आधे गिब्बन इधर रह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एक्चुअल में कभी किसी गिब्बन को पार करना हो यह ट्रैक, और उस बीच अगर ट्रेन आ जाती है, तो बहुत बार देखा गया कि कई
गिब्बन इससे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, कईयों की मृत्यु भी हो गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये आप या तो चाहें इस रेलवे ट्रैक का मार्ग बदल सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया है अभी इन प्राइमेटोलॉजिस्ट ने, और कोशिश करें कि इस अभ्यारण्य के बाहर से अब इस ट्रेन को पास कराया जाए। थोड़ी सी दूरी बढ़ेगी, बट एक्चुअल में जो हम लोग एनवायरमेंट कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, जो हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, ये काम पूरी तरह से अच्छा होगा। और पशु है ये, है ना, पशु नहीं जानता चीज़ों को, तकनीक से अवगत नहीं है, वह समझदार नहीं है, वे बेवकूफ़ माने जाते हैं, तो कैसे भी आने जाने का काम कर लेते हैं, ट्रेन के सामने आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं इनको संरक्षण मिले, या तो फिर ट्रेन को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। एक विचार ये भी बोला गया है कि यहाँ पर एक बना दीजिए आप पार करने का मार्ग, जिससे कि गिब्बन्स इसके माध्यम से पार कर ले इजीली। बट एक्चुअल में प्रयोग तो शुरू हुआ, पर पूरी तरह से वह सफल भी नहीं हो पाया। तो इसी वजह से अब ये जो नया रिकमेंडेशन आया है इसके रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का, उस वजह से ही यह अभ्यारण्य चर्चाओं में आ गया, और कुछ बातें इससे महत्वपूर्ण हमें समझनी भी है। तो क्या देख रहे हैं हम, गुवाहाटी प्राइमेटोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट है वह कहाँ पर प्रकाशित हुई है, साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इन्होंने बोला है, इन्होंने सहमति भी दिखाई है कि एक कृत्रिम चंदवा पुल मतलब जो पार करने के लिए होता है वन्य जीवों के लिए, ऐसा बनाया जा सकता है। बट काम पहले ही शुरू हुआ था 2015 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक लोहे की छतरी वाले पुल का निर्माण किया था, लेकिन इस ट्रैक पर गिवन के झूलने के लिए अनुपयुक्त माना गया था, जिस वजह से फिर इसका काम पूरा नहीं हो पाया था। और अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होना था वह भी नहीं हो पाया। तो पिछला कार्य नहीं हो पाया ठीक से, और लगा था कि जो गिब्बन्स के लिए चीज़ें सोची गई हैं चंदवा पुल वाली, वह सक्सेसफुल नहीं है। तो अब नई रिपोर्ट जो है उसमें कह रहे हैं कि आप ट्रैक का रास्ता बदल दीजिए, थोड़ी घूम के ट्रेन चली जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। बट जो गिब्बन्स है, केवल हम स्थिति समझे इस सेंचुरी की, तो हमें यह भी पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बात गिब्बन्स की नहीं रह गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव हैं यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर ही रहते हैं, तो उनके जीवन पे अधिक संकट है, यह भी हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो सभी की बात सोचनी है, ज़रूरी है सबका साथ सबका विकास, सबका जीवन संरक्षण भी हो यहाँ पर। इतना क्लियर है सभी को। कुछ बातें हॉलगोपार गिब्बन अभ्यारण्य से संबंधित हम करें तो हमें पता लगता है कि यह असम के जोरहाट जिले में है। ठीक है, कितने बड़े क्षेत्र में है, 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह पूरा का पूरा अभ्यारण्य फैला हुआ है। अनुमानित संख्या है इसकी एक कि यहाँ पर जर्नली पाए जाने वाले जो हुलॉक गिब्बन है उनकी संख्या 125 है, ऐसा अनुमान है। और ये हमेशा अनुमान ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप कभी आवाज लगाओगे जाकर के कि हुलॉक गिब्बन उपस्थित हो, सारे हुलॉक गिब्बन आ जाएंगे, लाइन लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, पूरी की पूरी टीम जाती है और टीम इन्वेस्टिगेट करती है, देखती है, जानती है, समझती है कि कहाँ कहाँ कितने कितने दिख रहे हैं। तो एक अनुमानित संख्या मान ली जाती है कि ठीक है, अच्छी खासी संख्या, या 125 या कम है, कितनी कितनी है, वह इसके अनुरूप चलती है। हुलॉक गिब्बन अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, दक्षिणी तट पर, किसके, ब्रह्मपुत्र नदी के और दिबांग के, यह दक्षिणी तट पर निवास करते हैं। यह अब जो पूरा अभ्यारण्य है एक्चुअल में एक वन द्वीप बन गया है। वन द्वीप मतलब एक फॉरेस्ट आइलैंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ह्यूमन जितनी भी गतिविधि हो सकती है सभी ह्यूमन एक्टिविटीज से ये कट गया। इंसान इधर नहीं आ रहे, बस ट्रेन पास हो रही है, इसके अलावा बाकी कुछ भी और यहाँ नहीं होता। तो इसलिए अब इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं कि एक्चुअल में यह एक फॉरेस्ट आइलैंड है, जिस वजह से अब यहाँ पर और खास ध्यान देने की जरूरत है, और हम अच्छा खासा कंजर्वेशन कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ का, यदि करना चाहे तो। कुछ बातें हुलॉक गिब्बन संबंधित भी कर ले तो मुझे नहीं लगता कुछ बुराई है। हुलॉक जीन्स की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसमें नर और मादा दोनों ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि शक्ल की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शक्ल जैसी है, बॉडी जैसी है, उस हिसाब से इनका मामला अलग अलग है। कैसे कैसे होता है जरा समझते हैं, आपको फोटो दिखा बताता हूँ मैं। तो एक्चुअल में आप लोग की स्क्रीन पर फिलहाल इस समय 2 गिब्बन्स हैं, तो एक इनमें मेल है और एक फीमेल है। गैस कीजिए कौन सा क्या है, तो कमेंट कीजिए आप मुझे, गैस करके देखते हैं कितने लोग सही होंगे। तो ये जो ब्लैक वाले हैं एक्चुअल में ये है भाई साहब हैं, और ये जो ब्राउन है ये है बहन जी हैं। ऐसा ध्यान रखना है आप लोग को हमेशा ही। बात क्लियर है सभी की सबको, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इसकी बॉडी के अलावा इसमें कुछ खास है चीज़ें जो इसको बाकी जानवरों से विशेष बनाती है, कुछ खास फीचर मिले हैं इसको। तो जो नर होते हैं वे सफ़ेद भो, यानी कि जो आईब्रोज होंगी थोड़ा उनकी वाइट रहती है, बट बॉडी ब्लैक है जैसा मैंने आप लोग को अभी दिखाया। और जो इसमें फीमेल होती है वह ब्राउन कलर के होते हैं। इनकी अगर हम
टोटल पॉपुलेशन समझे, जो ग्लोबल टोटल पॉपुलेशन है फिलहाल, वह मानी जा रही है 12,000 है। और ये जो एक्चुअल में व्यक्ति है हुलो गिबन, इसके बारे में सबसे पहले पता लगा था 1834 में। कौन थे? आर हरलान नाम के एक प्रकृतिवादी व्यक्ति थे, अमेरिका के थे। इन्होंने 1834 में सबसे पहले असम के हुलो गिबन्स के बारे में बताया और इसके खास फीचर को भी इन्होंने हाईलाइट किया। इसका खास फीचर है जोरदार गायन प्रदर्शन। यह कोई भी बात अगर कहीं भी करेगा तो कभी भी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। और जिस प्रकार का प्रश्न अभी ओरंगुटान के बारे में पूछा यूपीएससी ने, तो जरूरी है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि हुलो गिबन में एक गायन शैली पाई जाती है। गायन शैली का मतलब क्या है कि देखो, जीव कोई भी हो, चाहे हम अपनी बात करें, हम भी एक तरह से जीव ही हैं प्रकृति के लिए, और प्रकृति के लिए सब समान है, ठीक। हालांकि हमारे पास कुछ फीचर्स ज्यादा है, बट एक्चुअल में क्या है कि हर एक जीव की अपनी कुछ खास विशेषता होती है, और विशेषता ना भी हो तो उनमें एक सिस्टम होता है इंटर कम्युनिकेशन का, यानी कि वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को अपने सिग्नल देंगे, अपनी उपस्थिति बताएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो हुलो गिबन जिस तरह से आपस में बात करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हाँ मैं इस वाले पेड़ के ऊपर हूं, या जो भी कुछ हो संदेश देना है, तो वह जब अपना संदेश देते हैं तो उनका साउंड इस प्रकार से आता है कि कोई भी अगर सुनेगा तो उसको लगेगा कि एक्चुअल में ये पुकार नहीं रहा, बोल नहीं रहा, लेकिन ये गा रहा है, उसको ऐसा महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पर्यावरणविद हैं, प्रकृतिविद हैं, या कोई और भी हो, तो उसको ऐसा लगता है कि ये खास फीचर है इसका, ये गाने में सक्षम है, गाना गाता है ये व्यक्ति। बट इसकी जो कंजर्वेशन वाली कंडीशन है आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछी जा सकती है। इसी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गिब्बन दिवस मनाया जाता है। गिब्बन जनरली दो कैटेगरी में माने जाते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी पश्चिमी हुलो गिबन्स की, दूसरी पूर्वी हुलो गिबन्स की, आप लोग दोनों ही याद रख लीजिएगा। तो जो पश्चिमी है वह लुप्तप्राय हैं, यानी कि एंडेंजर्ड हैं, वहीं जो दूसरे हैं पूर्वी हुलो गिबन, उनको वर्नलेबल यानी कि सुभेद माना जाता है, ठीक है। ये IUCN इसको इस प्रकार से अभी कैटेगराइज किया हुआ, ठीक है। तो सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो सभी याद रखनी है। और अभी मुझे जवाब दे देना है एक प्रश्न का जो आपकी स्क्रीन पर है, प्यारा सा सरल सा प्रश्न। चलिए आगे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिसमें बात करनी है हमें कोकबोरोक भाषा के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाषा कुछ अलग है कोकबोरोक, बट त्रिपुरा के लोग अगर आप हैं तो त्रिपुरा से मेरे वीडियो देखना, तो आपको पता होगा कि यह भाषा क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इसका महत्व है। न्यूज़ क्या है, पहले मैं आप लोग को न्यूज़ बताता हूँ। अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि बीते दिनों एक अनाउंसमेंट किया गया। किसने किया? त्रिपुरा में एक छात्र संघ है जिसका नाम है त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन, TSF इसको कहते हैं। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। इन्होंने कहा कि भाई जो कोकबोरोक भाषा है, तो हम चाहते हैं कि इसकी लिपि आधिकारिक रूप से रोमन घोषित कर दी जाए। दो बातें हैं, पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह चाहते हैं कि कोकबोरोक भाषा की जो लिपि है वह आधिकारिक रूप से रोमन हो। और दूसरी बात इन्होंने यह कही कि आप 125वें संविधान संशोधन को लागू करें, जो अभी तक लंबित है, ठीक है। राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, बट उसके बाद वो अब तक पास नहीं हो पाया। तो यही दो इनकी डिमांड है, एक रोमन भाषा को लेकर के, एक 125वां संविधान संशोधन को ले। तो इन्होंने अपनी जो बात है उस मनवाने के लिए क्या कहा, इस स्टूडेंट जो यूनियन है उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम हड़ताल करेंगे, और हमारी जो हड़ताल है यह एक्चुअल में 12 आवर्स रहेगी, यानी कि बहुत लंबी हड़ताल नहीं बोली, सिर्फ 12 घंटे की इन्होंने हड़ताल बोली, बहुत सिंपल साधारण सी। तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वगैरह भी आई, कई लोग को यहाँ से फिर उठा भी लिया गया। तो यह स्थिति हमने यहाँ पर देखी। बट यह घटना कुछ भी हुई हो, पर इसने हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें छोड़ी, कुछ प्रश्न छोड़े जिनको जानना जरूरी हुआ हमारी आज की इस क्लास में। क्या क्या है खास बातें समझते हैं। एक्चुअल में पहले विवाद देखते हैं कि हम जो भाषा वाला विवाद है ये है क्या, और क्यों कोकबोरोक भाषा के लिए यह रोमन लिपि चाहते हैं। अपनी अपनी भाषा की जो अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं, हिंदी की है भाई देवनागरी, है ना, अंग्रेजी की रोमन है, हमको पता। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी लिपि है। तो ये क्यों चाहते हैं कि रोमन को आधिकारिक लिपि माना जाए। तो इसके पीछे एक कहानी है, थोड़े बीते दिनों की जो कहानी है वह यह हुई कि जो त्रिपुरा में स्कूल हैं अलग अलग, तो अलग अलग स्कूलों में मेनली जो फोकस होता है वो है CBSE एफिलेटेड स्कूल्स के लिए है, कि जब CBSE एफिलेटेड स्कूल्स में जब एग्जाम हुआ कोकबोरोक लैंग्वेज का, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो स्टाफ था और जो एग्जाम आया था, उस एग्जाम के अंदर आंसर लिखने के लिए कहा गया कि अब जो भी कोकबोरोक भाषा के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उनकी जो लिपि है वह बंगाली होनी चाहिए। अब बंगाली जो लोग थे, जो जानते समझते थे, जो रेगुलरली उसका ही प्रयोग कर ले, उनके लिए तो अच्छा हुआ, उनको समझ में आया कि ठीक है बहुत अच्छा प्रोसेस है और हम लोग अच्छे अंक ले सकते। बट वहीं दूसरे लोग वो भी थे जो कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन का यूज करते हैं, उन लोग को बहुत अधिक परेशानी हुई। तो
जितने भी लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए थे उन सभी लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और कहा कि भाई रोमन को बनाइए। वहीं दूसरे लोग ये जो कहते हैं कि बंगाली होनी चाहिए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि पूरे क्षेत्र में दो समूह हो गए हैं और ये दोनों ही समूह अपनी अलग अलग तरह से डिमांड रखते हैं। एक कहता है कि रोमन होनी चाहिए और एक कहता है बंगाली होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा मामला देखें बीते दिनों, अभी तो हमें पता लगा कि रोमन को चाह रहे हैं कि यह इसकी लिपि बना दी जाए, बट बीते दिनों टिपरा मदर स्टूडेंट संगठन है, ठीक है, इसका TISF एक ग्रुप है, उसने क्या किया कि उसने कॉर्कोवा भाषा के लिए रोमन को आधिकारिक लिपि बनाने का पूरा विरोध दर्ज किया। उसने कहा कि नहीं, रोमन इसके लिए लिपि नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या था कि जो ये लोग हैं ये एक्चुअल में इसके लिए बंगाली को प्रेफर करते हैं। अब भाई मेरे को जो भाषा पसंद है या एक्चुअल में जो मुझे आती है, जिसमें मैं सहज हूं, मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरे को वही मिल जाए। अब आपको कह दिया जाए कि भाई आपको एक नई लिपि में करना, तो पहले सीखना, जानना, पढ़ना, समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत अधिक प्रभावित होते हैं इस सब मामले से, इसलिए पूरा प्रोटेस्ट हम लोग ये देख पा रहे हैं। न्यूज़ क्लियर है। खैर आगे जो भी हो हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल जरूरी है कि ये भाषा, इससे जुड़े हुए कुछ लोग और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों है ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा, जरा समझ लिया जाए। हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि इसके लिए दो आयोग भी बनाए। कब? 1988 में दो आयोग बने। एक आदिवासी नेता हैं श्यामा चरण त्रिपुरा, उन्होंने एक आयोग संभाला। दूसरा आयोग जो था उसको संभाला था पवित्र सरकार ने। महत्वपूर्ण व्यक्ति है दोनों, इन दोनों ने ही आयोगों को संभाला, बट अभी कोई फाइनल काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो कॉर्कोबाग भाषा के बारे में पता लगता है कि इसकी अगर हम जानकारी समझें, इसका इतिहास समझें, तो ये है पहली शताब्दी ईस्वी से जुड़ी हुई भाषा। यानी कि उस समय जो राजा महाराजा त्रिपुरा वाले क्षेत्र में शासन किया करते थे, उस समय से यह भाषा चल रही है। और उस समय जब इस भाषा को देखा जाना, समझा जाता था, तो इसकी लिपि हुआ करती थी, वो कोलोमा कहा जाता था। और जितने भी राजा उस समय के हुए, उन सभी का इतिहास भी कोलोमा में ही लिखा गया है, इसी लिपि में था। लेकिन क्या हुआ कि समय बदलते के साथ, भारत में अलग अलग शासन होने के साथ, तो जो ये लिपि थी और जो इसमें लिखे हुए ग्रंथ थे वो सारे लुप्त हो गए, अब देखने को नहीं मिलते। जब वो ग्रंथ ही लुप्त हो गए तो क्या हुआ कि उनके साथ साथ जो यह कोलोमा लिपि थी यह भी लुप्त हो गई और आज देखने को नहीं मिल रही है। बट अब जो लोग सहज है वह बोलते तो कॉर्कोबाग भाषा है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि लोग बढ़ गए हैं बंगाली और रोमन के अंदर, और दोनों के ही अपने अपने पक्ष हैं। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि त्रिपुरा के अंदर 19 आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके लिए यह मुख्य भाषा है। और आधिकारिक भाषा तो त्रिपुरा की ये है ही, क्योंकि 1979 में राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा इसको दे दिया गया था। बट यह आधिकारिक भाषा होने के बावजूद अपनी कोई लिपि नहीं रखती है। यह भारत की ऐसी एक विशेष भाषा है जो यहाँ देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, तो पहली महत्वपूर्ण बात जो भाषा की थी, वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात 125वां संविधान संशोधन विधेयक की थी, जिस पर चर्चा थोड़ी सी जरूरी हो गई है, हो सकता है पूछ ले। तो यह जो संविधान संशोधन विधेयक है यह 6 फरवरी 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद इस पर कुछ काम आगे नहीं हो पाए। यह महत्वपूर्ण इस मामले में है क्योंकि इसमें वित्त आयोग और छठी अनुसूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए थे। तो जो यह कम्युनिटी है, जो यह आदिवासी लोग हैं, इनको वित्त आयोग से कोई मतलब नहीं है, इनको लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जो छठी अनुसूची, जो हमारी विशेष क्षेत्रों वाली है ना, जनजातीय, जो हमारे अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों के लिए जो अधिसूची है, उससे रिलेटेड इनके इंटरेस्ट बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें खास प्रोविजन किया गया था और बोला गया था कि पूर्वोत्तर में 10 आदिवासी स्वायत्त निकायों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा इस संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसको लागू कर दिया जाए, ताकि पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में जो 10 आदिवासी स्वायत्त समूह हैं, जो निकाय हैं, वो और अधिक मजबूत हो जाएं और हमारी मांगों को आगे बढ़ाएं और चीज़ों को पूरा कर लिया जाए इसके माध्यम से। और जो ये सारे के सारे जो ये आदिवासी स्वायत्त निकाय हैं, अगर मुख्य रूप से हम देखें तो असम, मिजोरम और मेघालय में इनकी संख्या 3 है, यानी कि 9 जो यह निकाय हैं यह असम, मिजोरम और मेघालय से संबंधित है। और त्रिपुरा जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसमें केवल और केवल एक ही है, तो इसीलिए इनके लिए और अधिक महत्व की बात यह हो गई है। ठीक है, तो सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 125वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पर अब ये को जो कॉर्कोबाग भाषा है यह भी महत्वपूर्ण हो गई है। तो इस भाषा को आपको याद रखना है कि कैसे कॉर्कोबाग भाषा का इतिहास है, क्या इसकी लिपि है, क्या पूरा डिस्प्यूट है, इत्यादि इत्यादि। डेफिनेटली एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जैसे कि हम इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछ रहे हैं, ये
कि आप जवाब दें, कमेंट करें मुझे। चलिए इसी के साथ देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को, जिसमें बात करनी है हमें काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। क्यों चर्चाओं में आया? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम सूचना दी और बताया कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब पूर्ण क्षमता पर परिचालन कर रहा है। तो यह अभी हाल ही में शुरू हुआ है और परिचालन इसका 100% पर पहुंच गया है, ऐसी अब यह खबर आई है। पर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले यह 90% पे ही वर्क करता था। इसका जो पूरा का पूरा वाणिज्यिक प्रयोग था, यह जून के महीने में ही शुरू कर दिया गया, तब से यह ऐसे ही काम कर रहा था। अब जाकर के यह पूरी क्षमता पर आ गया है। क्लियर है? तो इसका जो वाणिज्यिक परिचालन था वह 30 जून को शुरू हो गया था, अब 100% पे आ गया। अगर हम इस परमाणु संयंत्र की बात करें कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। गुजरात में सूरत में तापी नदी के समीप इसको स्थापित किया गया है। और यह जो पूरा का पूरा परमाणु संयंत्र है, यह यूरेनियम ईंधन पे काम करता है। और यहाँ जो परमाणु रिएक्टर है उनको ठंडा करने के लिए यहाँ प्रयोग किया जा रहा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड के वाटर का। कोड क्या है इसका? तो D2O इसका कोड है। यह खारा पानी होता है, इसलिए इसको हैवी वाटर बोला जाता है और काफी अच्छा माना जाता है इसको यहाँ शीतलन का कार्य करने के लिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि भारत में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जहां पर 23 परमाणु रिएक्टर अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए। भारत के टोटल परमाणु प्लांट्स की जो संख्या है वह 8 है और इन 8 में जो परमाणु रिएक्टर हैं वो 23 हैं और इनकी जो पूरी क्षमता है बिजली उत्पादन की, कार्य करने की, वह 7480 मेगावाट है। बेहद महत्वपूर्ण है भारत के मामले में, क्योंकि भारत लगातार अपने ऊर्जा लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भारत का विकास सुनिश्चित कर सकें। तो इस तरफ अलग अलग परियोजनाओं से छोटे छोटे कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस पावर प्लांट के रिलेटेड कुछ और बातों में हमें पता लगता है कि एक्चुअल में भारत यहाँ नहीं रुकना है और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्चुअल में एक प्रोग्राम तैयार किया है और इस प्रोग्राम में देश भर में 16,700 मेगावाट के PHWR, यानी कि यह चाहता है कि जो हैवी वाटर के जो रिएक्टर्स हैं वह एस्टैब्लिश किए जाएं। तो अभी मामला जो है वह यह हुआ है कि अप्रूवल मिला है 10 परमाणु रिएक्टर्स के लिए, जिनको कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश किया जाना है। 4 क्षेत्र सिलेक्ट किए गए हैं। हरियाणा में गोरखपुर, हाँ जी हरियाणा में भी एक गोरखपुर है, उसी की बात हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुटका नामक जगह है, राजस्थान में है माही बांसवाड़ा और कर्नाटक में है कैगा नामक जगह। तो इन सभी को भी सिलेक्ट किया गया। माना जा रहा है कि अभी यहाँ पर जो 10 अप्रूव हुए हैं उनको स्टैब्लिश किया जाएगा, काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसके रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना जरूरी है। जब हम प्रश्न हल कर देते हैं तो प्रश्न भी हमें लंबे समय तक याद रहता है और साथ साथ इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी। देखते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज़, जिसमें बोला जा रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। तो केंद्र सरकार ने अभी एक नई समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यह काम कब हुआ है? यह काम तब हुआ है जब सरकार ने यह भी अनाउंस करवाया है कि एक विशेष सत्र होना है 5 दिनों के लिए, सितंबर के महीने में ही तो विशेष सत्र होगा। लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव की जो नीति है वह अब आगे बढ़ रही है, संभावनाएं खोजी जा रही है कैसे कैसे इसको देश में लागू कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई नया मामला नहीं है। अगर हम स्थिति समझें तो जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था वर्ष 2014 का और पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी, तो उसका जो मैनिफेस्टो था, उसके मैनिफेस्टो में ही ऐसे कई प्रोग्राम्स थे जिनमें एक प्रयोग हो रहा था। हम देख रहे हैं कि एक देश एक राशन कार्ड इन्होंने लागू कर दिया है। ठीक उसी प्रकार की है जो योजना है एक देश एक चुनाव, इस पे काफी समय से लोगों की नजर बनी हुई है। कुछ लोग हैं नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए, पर बहुत लोग सहमति दर्ज करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो एक तरफ इसके लाभ बहुत सारे हैं, बट नुकसान या चुनौतियां हम लोग माने तो वह भी अनेक है। कैसी हैं चुनौतियां? हम देखते हैं कि लाभ में ऐसा है, खर्च बचाएगा, यानी कि पूरे देश में एक बार में ही एक चुनाव होगा। चुनाव का स्तर कुछ भी हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा प्रक्रिया है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, और लोगों को भी बहुत अधिक व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा। खर्चे इस वजह से कम हो जाएंगे, बार बार चीज़ों को नहीं करना पड़ेगा। अगर हम वर्तमान स्थिति समझे ना भारत की, तो हमें पता लगता है कि साल कोई भी हो, है ना, हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव जरूर हो रहा होता है। हम देखते हैं कि बार बार राज्यसभा में चुनाव हो रखे होते हैं, कहीं किसी की विधानसभा भंग हो जाती है, फिर वहां चुनाव करवाओ, और छोटे स्तर के भी चुनाव होते रहते हैं। तो यानी कि पूरे जो 5 साल बीतते हैं ना हम चुनाव के बावजूद, हर वर्ष चुनाव होते हैं अलग अलग। सरकार चाहती है कि हमारा जो देश है ना वह इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से मुक्त हो जाए और उसको पता रहे कि अब अगर 2024 में चुनाव हुआ है तो अगला चुनाव कैसा भी हो लेकिन होगा 29 में, बीच में कोई भी चुनाव नहीं हो, ऐसी चाहत है।
बट देखते हैं आगे और क्या क्या हो पाता है। प्रशासनिक संदर्भ में सुधार हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन को भी बार बार चुनावों में इंगेज होना पड़ता है, जिस वजह से काम अच्छे से नहीं हो पाते। शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा जाती है बार बार इलेक्शन में उलझने की वजह से। और सरकार में होता यही है, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि इत्यादि भी काम छोड़ के फिर कैंपेन में जुट जाते हैं और अलग अलग जगह पे रैलियां कर रहे होते हैं, यहाँ महासभा को संबोधित कर रहे होते, तो फिर काम बाधित भी होता है। प्रशासन और सुरक्षा बलों पे बोझ बढ़ जाता है। ऐसा जनरली ही होता है कि कहीं भी चुनाव है, सबको भेज देते हैं, जाओ सुरक्षा पे ध्यान दो। तो एक बार चुनाव होगा तो बार बार नहीं ध्यान देना पड़ेगा इस तरफ, तो ये लोग अपना अपना जो इनका महत्वपूर्ण और मूल काम है वह कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार फिर जन कल्याण पे ध्यान दे पाएंगी और नई नई परियोजनाओं को लागू कर पाएंगे। यह सभी इसके अनेकों अनेक लाभ हैं। देश को स्थायी रूप मिल जाएगा, व्यवस्था संचालित रहेगी सुचारू रूप से और बिना किसी परेशानी के सारे काम होंगे। और चुनाव के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, सबको पता होगा कि 5 साल बाद ही अब आएंगे, तो 5 साल तक नो इलेक्शन टॉक्स, मैटर सॉल्व है। बट कहीं ना कहीं इसकी हानियां बहुत अनेक है, जो हम देखते हैं कि ऐसे के रूप में, और साथ साथ आप अपने मेंस के आंसर्स में इनको नोट डाउन कर सकते हैं। भारत का स्वरूप समझिए, स्वरूप कैसा है भारत का। एक्चुअल में भारत एक संघीय देश है। अब कई स्तर पर चुनाव होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सेंटर की, ठीक है, तो सेंटर का जो लेवल है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है। वहीं स्टेट में क्या होता है कि भाई 2 हैं हमारे पास। यहाँ भी कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, कहीं कहीं पर विधान परिषद भी है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में भाई 4 मामले तो अलग अलग हो गए। अब सबकी स्थिति पे अलग अलग है। जैसे कि सब जगह पे हम देखते हैं विधान परिषद का चुनाव अलग अलग पैटर्न से होता है, अलग अलग स्तर पर प्रतिशत निर्धारित है, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव के लिए पैटर्न फिक्स है कि भाई हर 2 वर्ष में 1/3 जो मेंबर हैं इसके वो खत्म हो जाएगा उनका कार्यकाल। तो ऐसी स्थिति में फिर हर 2 वर्ष पे हम लोग करवाएंगे इलेक्शन, तो इसीलिए इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा खंडित नहीं हो सकती, लोकसभा कभी भी खंडित कर सकते हैं, आप विघटन करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे जनरली प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है, जिस वजह से फिर 6 महीने के लिए सब चीजें रुक जाती है। 6 महीने बाद इलेक्शन करवाते हैं। कभी कभी बीच में जो समर्थन दे देते हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो सरकार गिर जाती है, फिर चुनाव। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या देहांत हो गया तो ऐसी स्थिति में वहां पे मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़ जाते हैं। तो मामला बड़ा गड़बड़ाया रहता है। यह सब बड़ी चुनौतियां हैं हमारे देश में, जो हमें रोकती हैं एक देश एक चुनाव प्रणाली को लागू करने के लिए। बात क्लियर है सभी को। तो संविधान संशोधन सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा। आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, भारत का नेचर बदलना पड़ेगा और व्यवस्था करनी पड़ेगी। चुनाव एक समय होगा, लेकिन अब क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे, उनको तरजीह नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय मुद्दे जो है वह ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा पूरा एक पैटर्न सेट करना पड़ेगा और संघात्मक व्यवस्था जो भारत की है उसको चुनौती मिलेगी, क्योंकि चुनाव के मामले में ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा करवाया तो केंद्र के जो मुद्दे हैं वह प्राथमिक रहेंगे, केंद्र सरकार प्राथमिक रहेगी और नीचे का जो पैटर्न है वह अपने अनुरूप ढाल पाएगी। मध्य अवधि चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। तो यह सभी बड़ी चुनौतियां हैं एक देश एक चुनाव प्रणाली को लागू करने के लिए। लेकिन इस खंड से एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर बेहद आसान सा, जिसका जवाब आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार जल्द, कुछ ऐसे ही विषय आप लोग के लिए लाएंगे और ऐसे ही हम लोग रेगुलर बातचीत करते रहेंगे, ज्ञानवर्धन का कार्य करते रहेंगे। आप अपने क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। और कमेंट करते रहें, आंसर बताते रहें और ऐसे ही जुड़े रहें संस्कृति IAS के साथ। थैंक यू सो मच।